नमस्कार। मचान के टटका खंड में आज पेश है हिंदी के प्रसिद्ध कवि संजय कुंदन की नई पुस्तक 0 माइल पटना के कुछ अंश। 80 के दशक के पहले या उसके कुछ शुरुआती वर्षों में पटना की सुबह में एक और नज़ारा देखने को मिलता था। उजाला फैलने से पहले ही शहर में धुएं की असंख्य लकीरें उठती थी। हर घर की छत से धुआं उठ रहा होता। असल में उस वक्त तक ज़्यादातर घरों में एलपीजी गैस का प्रचलन नहीं हुआ था। खाना कोयले पर बनता था। कोयला और गोईठा मध्यवर्गीय जीवन का बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। इनका ज़बरदस्त कारोबार था। मिडिल क्लास के परिवारों में एक बड़ा काम हुआ करता गोईठा खरीद कर लाना। गोईठा गिनती से मिला करता था। उसकी बिक्री की एक इकाई थी गंडा। एक गंडा में 5 गोईठा। कोयला ठेले पर बिकता था। ठेले वाला मोहल्ले में घूमा करता। इसके अलावा कोयले की दुकानें भी होती थी जिन्हें टाल कहते थे। औरतें हथौड़ी या बड़ी ईंट से कोयले के टुकड़े करके रखती थीं। फिर चूल्हे में गोईठे के टुकड़े एक ख़ास अंदाज में जमाए जाते थे और उन पर कोयला रखा जाता था। गोईठे के एक छोटे टुकड़े में किरासन तेल भिगोकर आग लगाई जाती थी और उसे चूल्हे के निचले हिस्से में रख दिया जाता। इस तरह कोयला आग पकड़ लेता था, लेकिन कुछ देर तक काफ़ी धुआं निकलता था। पटना की सुबह सुबह घरों के अलावा चाय की दुकानों और छोटे होटलों में भी इसी तरह चूल्हे जलाए जाते। चूल्हा जलते ही चाय की बड़ी सी केतली चढ़ा दी जाती। लोग बेंचों पर जमने लगते। अखबार आ जाते और उन्हें पढ़ने के लिए लोग टकटकी लगाए रहते। जो पहले लपक लेता वो पहला पन्ना पढ़ता और बाकी पन्ने दूसरों को थमा देता। अखबार मिल बांट कर पढ़े ही नहीं जाते, उस पर गर्मा गर्म चर्चा भी होती। शायद ही कोई व्यक्ति चर्चा से दूर होता। हर कोई अपने विचार ज़रूर रखता, भले ही उसका विषय से कोई संबंध हो ना हो। चाय वाला बीच बीच में बहस को गर्मी देता। कई बार ऐसा भी होता कि 2 लोगों में ठन जाती और बाकी लोग उसका आनंद लेने लगते। कुछ लोग इस तरफ से तो कुछ लोग उस तरफ से बात को बढ़ाते, लेकिन ऐसी बहसें कभी कटु नहीं होती थीं और उनका अंत हंसी मजाक के साथ होता था। हालांकि 90 आते आते फिज़ा बदली और ऐसी बहसों की सहजता कम हो गई। लोग थोड़ा सचेत होकर बोलने लगे। कई लोगों ने चुप्पी ओढ़ ली। चाय दुकानों का दृश्य मज़ेदार हुआ करता था। कई लोग तो दतवन लेकर ही पहुँचे रहते थे। वहीं वे चाय वाले से पानी लेकर कुल्ला करते। कुछ लोग ट्रांजिस्टर लिए रहते और उस पर जब समाचार आ रहा होता तो सब ध्यान से सुनते। चाय वाले भी अपना ट्रांजिस्टर रखते थे। क्रिकेट मैच के दौरान तो भारी भीड़ हो जाया करती थी। छोटे छोटे होटलों की रौनक अलग हुआ करती थी। पटना में सुबह सुबह नाश्ते में कचौड़ी, सब्ज़ी और जलेबी बनती है। मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूँ उस समय आमतौर पर आलू और चना की सब्ज़ी बनती थी। आलू छिलके के साथ ही रहता था। ये चलन अब भी जारी है, लेकिन सब्ज़ी बदल गई है। अब आलू चना की जगह मटर पनीर की सब्ज़ी मिलने लगी है। ये तरक्की है शायद, पर आलू चना का वो स्वाद इसमें कहाँ। जलेबी तो सदाबहार है, लेकिन इसका एक अलग ही रूप पटना विश्वविद्यालय के इलाके में मिलता रहा है। वो था जिलेबा, यानी एक विशाल काय जलेबी। एक अकेला जिलेबा ही भरपूर नाश्ता था। वैसे कई लोगों को मैंने 2 समय से, जिसे पटना में सिंघाड़ा कहा जाता है, के बाद एक पूरा जिलेबा निपटाते देखा है। चाय के साथ एक खास बिस्कुट बड़ा प्रचलित रहा है। इसे आम भाषा में कुड़कुड़वा बिस्कुट कहते हैं। ये बेकरी में बनने वाला बिस्कुट है। और अब 0 माइल पटना का एक और दृश्य। गांधी मैदान को शहर का हृदय कहा जाता है, जो सही भी है, लेकिन मैं गांधी मैदान को एक अलग रूप में भी देखता हूँ। मुझे ये पूरे शहर का आंगन लगता है। एक घर को देखना हो तो उसका आंगन देखना चाहिए। हालांकि अब तो घरों में आंगन नहीं होते, लेकिन मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ उस समय घरों में आंगन हुआ करते थे। आंगन मतलब बेतकल्लुफ़ी, अनौपचारिकता, आवरण मुक्त, यानी कोई पर्दा नहीं। जो सच्चाई है वो सीधे सीधे दिखती है, सब कुछ उघड़ा हुआ।
गांधी मैदान भी मेरे समय यही रहा। वो हर किसी का आश्रय स्थल रहा, चाहे वो शहर का हो या बाहर से आया हो। इसने हर किसी को आश्रय दिया। किसी को आराम करना हो, किसी को गप मारना हो, किसी को अपनी कला दिखानी हो, किसी को बहस करनी हो, किसी को अकेले में रोना हो, किसी को अपना सामान बेचना हो, किसी को प्रेम करना हो। ये मैदान सबका स्वागत करता है। गांधी मैदान पटना रेलवे स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। कई लोग आसपास के शहर से छोटे मोटे काम के लिए आते तो काम निपटाकर गांधी मैदान में आराम करते और देर शाम ट्रेन से निकल लेते। कोई थका मांदा राहगीर उधर से गुजरता तो किसी बेंच पर जा बैठता या घास पर बैठ जाता। हरी घास पर मूंगफलियां खाइए और तरह तरह के दृश्यों का आनंद लीजिए। जाड़े की दोपहर का तो कहना ही क्या। आसपास के कई लोग तो दिन का खाना खाने के बाद यहीं अड्डा जमा लेते थे। गपशप और चाय चलती थी। कई महिलाएं स्वेटर बुनती रहती। मैंने कई बार गांधी मैदान में बैठकर सूरज को ढलते देखा है। ये अद्भुत दृश्य होता है। गांधी मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ के लगने वाले मजमे। ये मजमेबाजों का अड्डा है। कई लोग गांधी मैदान में मजमा लगाकर अपना कोई सामान बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे कुछ चरित्र अब भी याद हैं। इनमें सबसे ज़बरदस्त था वो व्यक्ति जो कामोत्तेजक दवाएं बेचता था। ऐसा किस्सा को तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। अगर उस शख्स को लिखने की कला आती तो निश्चय ही वो एक बड़ा कथाकार होता। वो अपनी बातों से बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लेता था। वो अपनी बात कहाँ से शुरू करेगा और उसकी बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी, अनुमान लगाना मुश्किल था। उसकी बात सुनने वाले को कहीं से भी ये एहसास नहीं होता था कि यह आदमी अंत में कोई दवा बेचेगा। वो अपनी मूल बात पर बहुत अंत में तब आता था जब उसे लगता था कि लोग उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। उसकी दवा लेने वाले और न लेने वाले भी ये मानते थे कि वह लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। वो ऐसी बीमारी की दवा बेचता है जो दरअसल बीमारी है ही नहीं। वह लोगों के मनोविज्ञान का फ़ायदा उठाता है। पर उसकी बातें इतनी मनोरंजक होती थीं कि कई बार गांधी मैदान हम सिर्फ उसे ही सुनने जाते थे। उसकी बातों का प्रस्थान बिंदु कुछ भी हो सकता था। जैसे एक बार उसने एक लड़के के हाथ में बैडमिंटन की रैकेट देखी तो कहा, बताइए अंग्रेज़ लोग कैसे कैसे नाम रखते हैं। इतने अच्छे खेल का नाम बैडमिंटन रख दिया, गुडमिंटन क्यों नहीं रखा। एक सज्जन दंत मंजन बेचते थे। वे ये दावा करते थे कि उनके मंजन में इलायची का तेल है। वे कहते कि किसी के बाप में यह दम नहीं कि वो इस महंगाई में इलायची का तेल खरीदकर मंजन बनाए। कंघी से लेकर बनियान और कलम बेचने वाले भी छोटा बड़ा मजमा लगाए रहते। कई बेघरों का घर भी रहा है गांधी मैदान। कई लोग जो पटना में छोटे मोटे काम करते थे वे मैदान को ही अपना आसरा बनाते थे। जिसको कहीं जगह नहीं मिलती उसको गांधी मैदान में जगह मिलती। बुद्धिजीवियों की भी ये प्रिय जगह है। कला और साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का एक जरिया है गांधी मैदान। पटना के रंगकर्मियों के एक दल ने इसके एक हिस्से को भिखारी ठाकुर रंगभूमि का नाम दिया तो दूसरे दल ने एक अलग भाग को सफदर हाशमी रंगभूमि कहा। एक हिस्से को बाद में रेणु रंगभूमि भी कहा गया। यहाँ नुक्कड़ नाटक, गीत, संगीत, काव्य पाठ और अन्य सांस्कृतिक आयोजन होते थे। देश के कई बड़े रंगकर्मी और साहित्यकार इन रंगभूमियों पर आ चुके हैं। कई आयोजनों में तो हज़ारों की भीड़ हो जाया करती थी। तो ये तीसरा टुकड़ा है आवारा अफलातून का शुरू का खंड, मेल जोल की माटी। पटना के पुराने मोहल्लों के बसावट को देखने से पता चलता है कि यहाँ हमेशा से ही विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। यहाँ एक ही सड़क में विभिन्न समुदायों के घर हैं। इसके अलावा कई जगहों पर सड़क के एक ओर हिंदू तो दूसरी ओर मुसलमान रहते हैं। पटना सिटी में हिंदू, मुसलमान और सिखों की मिश्रित आबादी है। आलमगंज, त्रिपोलिया और मीर शिकार टोली जैसे मोहल्ले में हिंदू मुसलमानों के मिले जुले घर मिलते हैं। त्रिपोलिया में कई ईसाई भी रहते हैं। पथरी घाट और बदर घाट में भी सभी समुदायों के साथ ईसाइयों के घर हैं। पत्थर की मस्जिद इलाके में टिकारी रोड में हिंदू तो सामने के ईदगाह रोड में मुसलमान। इसी तरह चौधरी टोला में हिंदू रहते हैं तो उसके बराबर खजूर बन्ना में मुस्लिम।
सब्जी बाग का भी यही हाल है। अगर इन समुदायों में अक्सर कटुता या तनाव की स्थिति पैदा होती तो इनके अलग अलग इलाके बस गए होते। संजय कुंदन की इस पुस्तक में शहर की आत्मा का निवास है और इसलिए सिफारिश है कि इसे अवश्य पढ़ा जाए। नमस्कार।